1960 के दशक में अमेरिका के शांत इलाकों में जॉन और मिया फॉर्म नाम का एक युवा जोड़ा एक नई जिंदगी की तैयारी कर रहा था। वे अपने पहले बच्चे, एक छोटी लड़की की उम्मीद कर रहे थे। उनका घर प्यार, उम्मीद और उस कोमल इंतजार से भरा था जो सिर्फ नए माँ बाप ही जान सकते हैं। मिया को अपने दयालु दिल और रचनात्मक भावना के साथ गुड़ियों को इकट्ठा करने का खास शौक था। उसके पास एक खास डिस्प्ले केस था जो एक और गुड़िया का इंतजार कर रहा था, एक दुर्लभ पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया जिसकी वह लंबे समय से तारीफ करती आ रही थी। वह एक सादा, खुशनुमा समय था, एक ऐसी शांतिपूर्ण जिंदगी जो हमेशा के लिए रहने वाली लगती थी, दुनिया के गहरे सायों से अछूती जो बस बाढ़ के उस पार छिपे हुए थे। जॉन, जो एक समर्पित डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, अपनी पत्नी को खुश करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह उसकी इस खास गुड़िया की ख्वाहिश के बारे में जानता था। एक शाम वह एक बड़े बक्से के साथ घर आया जो मिया के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था। अंदर वही गुड़िया थी जिसे वह ढूंढ रही थी। यह एक बड़ी चीनी मिट्टी की गुड़िया थी जिसमें एक बेदागा सफेद ड्रेस, गुलाबी गाल और बड़ी कांच जैसी आंखें थीं जो सीधे आपकी तरफ देखती हुई लगती थीं। मिया बहुत खुश थी। उसने उसे सावधानी से अपने कलेक्शन में खाली जगह पर रखा, जिससे सेट पूरा हो गया। गुड़िया, जिसे वे एनाबेल के नाम से जानेंगे, वहां चुपचाप बैठी थी। एक प्यारे पति का अपनी प्यारी पत्नी को दिया गया एक बिल्कुल सही तोहफा। उसी रात उनके घर की शांति किसी ट्रूली ईविल चीज से टूट गई। उनके पड़ोसियों के घर से अजीब आवाजें सुनकर वे जाग गए। एक चीख हवा में गूंज उठी। जॉन मदद के लिए दौड़ा, मिया से अंदर रहने और पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जल्द ही हिंसा उनके अपने घर में फैल गई। दो लोग, एक आदमी और एक औरत जो एक शैतानी पंथ से थे, अंदर घुस गए। उन्होंने मिया पर पागलपन से हमला किया। एनाबेल हिगिंस नाम की औरत ने चीनी मिट्टी की गुड़िया को अपनी छाती से लगा रखा था क्योंकि वह नर्सरी में खून बहते हुए मर रही थी। उसका खून उसके मुस्कुराते हुए, पेंट किए हुए चेहरे पर टपक रहा था। हमला क्रूर, अचानक और एक ऐसी डार्कनेस में डूबा हुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस ठीक समय पर पहुंची, लेकिन नुकसान हो चुका था। पंथ के लोग मर चुके थे। एक को पुलिस ने गोली मार दी थी और एनाबेल हिगिंस ने अपनी जान ले ली थी। इमीडिएट फिजिकल डेंजर खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात घर में कुछ बदल गया था। एक अनदेखी मौजूदगी को अंदर आने का न्योता दिया गया था। पंथ के एक सदस्य के खून की एक बूंद गुड़िया की आंख में गिर गई थी, एक काला आंसू जिसने एक भयानक पैक्ट को सील कर दिया था। गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, यह एक कॉन्डुइट बन गई थी, एक एंशिएंट और मैलेवोलेंट चीज के लिए एक वेसल जो नर्सरी की शांत शैडोज में अपने आतंक का राज शुरू करने के अपने मौके का इंतजार कर रही थी। उस दर्दनाक हमले के बाद जॉन और मिया ने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की। मिया ने लेह नाम की एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया और वे एक नए अपार्टमेंट में चले गए। उम्मीद थी कि वे भयानक यादों को पीछे छोड़ देंगे। वे एक नई शुरुआत चाहते थे, अपनी बेटी को पालने के लिए एक सुरक्षित जगह। जॉन को लगा कि इससे मिया को ठीक होने में मदद मिलेगी। उसने उस डरावनी चीनी मिट्टी की गुड़िया को फेंक दिया था। फिर भी जब वे अपने नए घर में अपना सामान खोल रहे थे तो मिया को वह बक्सों में से एक के नीचे बैठी मिली। उसने उसे रखने का फैसला किया, शायद अपने बचने की एक अजीब याद के तौर पर। लेकिन गुड़िया ने आराम नहीं दिया। वह अपने साथ अंधेरा ले आई। उनके नए सैंक्चुरी में एक अवांछित मेहमान बन गई। जल्द ही अजीब चीजें होने लगीं। पहले छोटी छोटी, जैसे दीवारों में फुसफुसाहट। रात के बीच में एक सिलाई मशीन अपने आप चालू हो जाती। उसकी लयबद्ध सिलाई शांत अपार्टमेंट में गूंजती। दरवाजे किसी के न होने पर भी चरमराते हुए खुलते और बंद होते। मिया अक्सर गुड़िया को उस जगह से अलग स्थिति में देखती जहां उसने उसे छोड़ा था। एक पल वह शेल्फ पर होती, अगले ही पल वह रॉकिंग चेयर पर बैठी होती। उसका सिर इस तरह झुका होता जैसे वह उसकी हर हरकत देख रही हो। ये सिर्फ रोशनी की चालें या एक पुरानी इमारत के बसने की आवाजें नहीं थीं। यह एक जानबूझकर बुद्धिमान डरावनी घटना थी जो हर दिन मजबूत होती जा रही थी। आतंक बढ़ता गया।
पूरी तरह से मियां और उसके बच्चे पर केंद्रित हो गया। उसे हॉलवे में फैंटम कदमों की आवाज सुनाई देती और किसी के न होने पर एक छोटी लड़की की डरावनी हंसी सुनाई देती। एक दोपहर पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखते हुए एक राक्षसी डार्क फिगर का क्रेयॉन से बनाया गया एक चित्र दिखाई दिया। बाद में उसने वही डरावना आकार, एक काला सींग वाला डीमन अंधेरे हॉलवे में परिलक्षित देखा। यह एक ऐसी मौजूदगी थी जो डर पर पलती थी और मियां उसका प्राथमिक स्रोत थी। उसे लगातार डर महसूस होता था। अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास, उसकी सुरक्षा की भावना उन दीवारों के भीतर पूरी तरह से खत्म हो गई थी जो उसे बचाने के लिए थी। जॉन, जो विज्ञान और तर्क का आदमी था, शुरू में स्केप्टिकल था। उसने अजीब घटनाओं के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की। उसने आवाजों को पुरानी पाइपों और मियां के विचारों को उस ट्रॉमा का नतीजा बताया जो उसने सहा था। लेकिन वह अपनी पत्नी की आंखों में बढ़ते डर या उनके घर को घेरने वाले अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर को नकार नहीं सका। डरावनी घटना अब और आक्रामक होती जा रही थी। अजीब आवाजों से भौतिक मैनिफेस्टेशंस में बदल रही थी। डिमोनिक प्रेजेंस अब शैडोज में रहने से संतुष्ट नहीं था। वह दिखना चाहता था, वह डराया जाना चाहता था और वह उनसे कुछ चाहता था, कुछ ऐसा जो उनकी मानसिक शांति से कहीं ज्यादा कीमती था। जवाबों के लिए बेताब, मियां ने गुड़िया और उस पंथ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया जिसने उन पर हमला किया था। उसने एनाबेल हिगिंस के बारे में सच्चाई का पता लगाया, वह औरत जो उसके घर में मर गई थी। हिगिंस और उसका साथी राम के शिष्यों के नाम से जाने जाने वाले एक पंथ का हिस्सा थे, एक ऐसा समूह जो शैतान की पूजा करता था और डिमोनिक एंटिटीज को भौतिक दुनिया में बुलाना चाहता था। उन्हें पता चला कि पंथ के लोग अक्सर इन पावरफुल स्पिरिट्स के लिए चीजों को कॉन्डुइट्स या वेसल्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। गुड़िया एनाबेल हिगिंस की आत्मा से पोजेस्ड नहीं थी, बल्कि हिगिंस की रिचुअलिस्टिक मौत ने कुछ बहुत बुरा बुलाया था, एक डीमन जो गुड़िया से चिपक गया था। गुड़िया में खुद कोई शक्ति नहीं थी, वह सिर्फ एक दरवाजा थी, डीमन के लिए एक खिलौना। एंटिटी का असली मकसद उन्हें चलती हुई चीजों और डरावनी आवाजों से परेशान करना नहीं था। वह तो सिर्फ उनकी रेशी को कमजोर करने के लिए एक खेल था। उसका अल्टीमेट प्राइज एक इंसान की आत्मा थी। मियां और जॉन ने अपने चर्च से मदद मांगी। फादर पेरेज नाम के एक दयालु पादरी से बात की। उन्होंने उनकी कहानी को गंभीर चिंता के साथ सुना, डिमोनिक इन्फेस्टेशन के लक्षणों को पहचानते हुए। उन्होंने समझाया कि डीमंस चीजों को पोजेस नहीं करते, वे लोगों को पोजेस करते हैं। आत्मा गुड़िया का इस्तेमाल परिवार को डराने के लिए कर रही थी, जब तक कि उनमें से कोई इतना कमजोर ना हो जाए कि उसकी आत्मा ले ली जाए। फादर पेरेज ने गुड़िया को लेने पर सहमति व्यक्त की। उम्मीद थी कि वह चर्च के पवित्र मैदानों के भीतर उसकी दुष्ट शक्ति को रोक पाएंगे। उन्होंने उनसे कहा कि भगवान की शक्ति किसी भी डीमन से ज्यादा है। जैसे ही वह गुड़िया को अपनी यात्री सीट पर रखकर चले, उन्होंने अपनी कार में एक पावरफुल मेलेवोलेंट फोर्स महसूस की। उनके पीछे एक डार्क फिगर दिखाई दिया और उन्हें जबरदस्त तरीके से कार की खिड़की से फेंक दिया गया क्योंकि एक और वाहन उनसे टकरा गया। पादरी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे बच गए। जब वे अस्पताल में जागे तो उन्होंने जॉन को एक डरावनी चेतावनी दी। डीमन की शक्ति इमेंस थी और वह एक आत्मा चाहता था, खासतौर पर मियां की आत्मा। अपार्टमेंट में वापस डीमन अब इस बात पर नाराज था कि उसका वेसल ले लिया गया था, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। उसे अब प्रकट होने के लिए गुड़िया की जरूरत नहीं थी। वह अब सीधे मियां को निशाना बना रहा था। उसे एनाबेल हिगिंस की आत्मा के रूप में दिखाई दे रहा था। आत्मा ने डीमन के असली इरादे का खुलासा किया। वह मियां की आत्मा नहीं चाहता था, वह एक शुद्ध और मासूम आत्मा चाहता था, एक ऐसी आत्मा जिसे अभी तक बपतिस्मा के माध्यम से भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। डीमन उनकी बच्ची लेह की आत्मा चाहता था। शांति की कीमत गोस्टली अपैरिशन ने मियां से कहा, अपनी बेटी के बदले में अपनी आत्मा को अर्पित करना था। यह एक भयानक चुनाव था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मियां को अपनी आत्मा डीमन को देनी थी। डर और एक बेताब मां के प्यार से ओवरवेल्म्ड
वह अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की के किनारे खड़ी थी, कूदने के लिए तैयार थी, यह मानते हुए कि उसकी मौत एंटिटी को शांत कर देगी और उसकी बेटी को बख्श देगी। उसी पल जॉन एवलिन के साथ कमरे में आया, एक दयालु पड़ोसी और किताबों की दुकान का मालिक जो मिया से दोस्ती कर चुका था। एवलिन ने सालों पहले एक कार दुर्घटना में अपनी बेटी रूबी को खो दिया था और गिल्ट का भारी बोझ उठा रही थी। यह महसूस कर रही थी कि वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थी। एवलिन ने मिया को किनारे पर देखा, डीमन को उसे लेने का इंतजार करते देखा और समझा कि क्या करने की जरूरत थी। वह जानती थी कि डीमन को बस एक आत्मा की जरूरत थी, कोई भी आत्मा जो स्वेच्छा से अर्पित की गई हो। प्यार और रिडेम्पशन के एक आखिरी बेताब कार्य में एवलिन ने एक चुनाव किया। उसने एनाबेल गुड़िया पकड़ी, जो रहस्यमय तरीके से अपार्टमेंट में फिर से प्रकट हो गई थी, और खिड़की के किनारे पर मिया की जगह ले ली। उसने मिया और जॉन को देखा, उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण रेजोल्यूशन का भाव था। उसने उनसे कहा कि यह उसका आखिरी मौका है रूबी को फिर से देखने का। इन आखिरी शब्दों के साथ उसने गुड़िया को पकड़े हुए खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसका बलिदान काम आया। स्वेच्छा से अपनी आत्मा देकर एवलिन ने डीमन की खून की प्यास बुझाई। एंटिटी ने उसकी आत्मा का दावा किया और गायब हो गया। परिवार से उसका संबंध टूट गया। नीचे सड़क पर एवलिन बेजान पड़ी थी, लेकिन एनाबेल गुड़िया गायब हो गई थी। फॉर्म परिवार में शांति लौट आई। वे सुरक्षित थे, उनकी बेटी की आत्मा सुरक्षित थी और डरावनी घटना आखिरकार खत्म हो गई थी। वह अंधेरा जो इतने लंबे समय तक उन पर हावी रहा था, आखिरकार दूर हो गया था। निस्वार्थ प्यार के एक कार्य से बैनिश्ड हो गया था। वे आखिरकार आगे बढ़ सकते थे और वह जिंदगी जी सकते थे जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। उस औरत के प्रति हमेशा आभारी जिसने उन्हें बचाया था। महीनों बाद एनाबेल गुड़िया एक एंटीक शॉप की शेल्फ पर बैठी है। एक औरत अपनी बेटी डेबी नाम की एक नर्सिंग छात्रा के लिए एक गिफ्ट की तलाश में आती है। दुकानदार उसे बताता है कि यह एक दुर्लभ खोज है। गुड़िया खरीदी जाती है, अपने शापित इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करती है। यह वही गुड़िया है जिससे बाद में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन का सामना होगा, वह इनफेमस केस जो इसे उनके हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स के संग्रहालय में बंद कर देगा। बुराई नष्ट नहीं हुई थी, बस डॉर्मेंट थी। दुनिया में आतंक लाने के अपने अगले मौके का इंतजार कर रही थी। हमेशा अपनी कहानी को द कॉन्ज्यूरिंग के बड़े गहरे यूनिवर्स से जोड़ती रही।